हम इस कार्यक्रम में दिखाते हैं गांवों की परिक्रमा करते हुए उन समस्याओं को, जिन समस्याओं को आला अधिकारी शायद नहीं देख पाते हैं या वहां तक उन समस्याओं से संबंधित लोगों की आवाज़ें वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसी क्रम में हम झारखंड के गोड्डा जिले के बुआरीजोर प्रखंड के हम तेलगामा गांव में आए हुए हैं। ये तेलगामा गांव एक आदिवासी बहुल गांव है और ये ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का जो यहाँ कोयला खान चलता है, ललमटिया कोयला खान, उससे प्रभावित गांव भी है। तो हम यहाँ पे आज आए हैं और हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं। भाई जोहार, सबको जोहार। आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपकी समस्याओं को हम यहाँ पे लेने आए हैं, तो बताइए आपका नाम क्या है? मैं सन्नी सोरेन। हम अपने सहयोगी विलियम जी से कहेंगे थोड़ा इधर आ जाएं। हाँ बताइए आपका नाम क्या है? सन्नी सोरेन। सनी सोरेन जी, क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी, इसको छोड़ दीजिए, हम पकड़ते हैं। हाँ, खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, खेती बाड़ी करता हूँ। तो क्या समस्या है इस गांव में, बताइए। समस्या तो अनेक है यहाँ पे, बहुत तरह का। जैसे चापाकल जो होता है, चापाकल खराब होने के बाद जल्दी ठीक नहीं होता है और जो आश्वासन देते हैं तो लेट से काम होता है। और हम लोग का अभी खेती के समय में जब पानी नहीं पड़ता था, इस समय तो पानी अभी इस साल पड़ा है तो इसमें इतना दिक्कत नहीं हुआ। जिस साल पानी नहीं पड़ता है उस समय में हम लोग का पोखर जो पहाड़ किनारे है अभी बहुत ऐसा पड़ा हुआ है कि उसको खोदाई बहुत ज़रूरी है। मैं कहना चाहूँगा कि मतलब उस सबको जितना पोखर है वो और दोबारा उसका कोड़ाई हो जाए। तो पहले तालाब में तो पानी रहता था ना, अब क्यों नहीं रहता है? पहले मतलब अभी ये पहाड़ का जो मट्टी आता है ना तो उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब बालू सब आता है, मट्टी आ जाता है तो वो भर जाता है पोखर। तो हाँ बताइए। तो उसमें पानी अभी कम ही रहता है, इसलिए उसका कोड़ाई बहुत जरूरी है। और उससे पानी से क्या क्या करते हैं आप लोग? हम लोग खेती करते हैं, खेती ही करते हैं या हम लोग का गाय बैल सब जो है उसमें पानी पीते हैं। तो गर्मी का सीजन में पानी सूख जाता है उसमें। हाँ, तो उस समय नहीं पी पाता है, मतलब खत्म हो जाता है, पानी ही खत्म हो जाता है। कितना तालाब है यहाँ पे आपके आसपास? तालाब इस तरह की जो समस्याएं हैं, समस्या तो उसमें बता सकते हैं, मतलब 5 से बेसी होगा, 5-7 मोटामोटी 10 होगा बाढ़ किनारे में। मतलब मुख्य रूप से आपकी जो दिमाग में समस्या है वो है कि पानी की दिक्कत हो जाती है यहाँ। तो वो गर्मी के सीजन में होता है। अच्छा, पहाड़ किनारे जो है तो गर्मी के सीजन में बड़ी दिक्कत होता है। अच्छा ठीक है, चलिए हम ये बात आला अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और पूछेंगे उनसे क्या समाधान मिल सकता है। आपका क्या नाम है? रसिक मरंडी। रसिक जी, क्या करते हैं आप? हम भी खेती गृहस्थी करते हैं। बताइए रसिक जी, क्या समस्याएं हैं इस गांव की? गांव के तो जैसे ये बताया कि बहुत समस्या है हमारे यहाँ। जैसे क्या कहते हैं, बीज सरकार से देती है तो हम लोग को समय में नहीं मिलता है बीज। जब उस समय मिलता है जब हम धान रोपते हैं तब हम लोग को वो लोग से बीज मिलता है। बीज लगाने के टाइम में नहीं मिलता है। अच्छा, कब मिलता है? वही धान रोपने के टाइम में बीज हम लोग को मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? आप जब पूछते हैं तो क्या बोलता है वहाँ? पहले बोलता है नहीं आया है, फिर अच्छा। धान बीज हम लोग गिरा देते हैं। बीज खाद मैंने शुरू में उसमें बीज भी नहीं देता है। इसके बाद रोपने के टाइम में आता है उसमें बीज आ गया ले लीजिए, तो हम उसमें बीज नहीं लगा पाते हैं। बीज धान के ला के हम लोग क्या करते हैं, मैंने कोई सीझा के चावल बना लेते हैं। समय पर नहीं मिलता इस कारण। मैंने जो कृषि विभाग है वो समय पे बीज उपलब्ध नहीं करा पाता है। फिर आप लोगों का जो बीज है वो कैसे खेती करते हैं फिर? तो अपना बीज हम लोग खरीद के लाते हैं दुकान से। अच्छा, दुकान का जो भाव होता है वो सरकारी रेट से ज्यादा होता है या क्या होता है? ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, खाद भी बहुत ज्यादा होता है सरकारी रेट से। बीज बहुत ज्यादा दाम लगता है दुकान से। अच्छा, तो और बताइए, और क्या समस्या है? और समस्या है यहाँ के लोगों को, गरीब लोगों को क्या कहते हैं, कोई ऐसा गरीब है कि आपको राशन कार्ड तक नहीं मिला है अभी तक। जाके बहुत गरीब हम लोग को राशन कार्ड नहीं मिला है। कितना दौड़ करते हुए भी नहीं मिलता है। बोलता पैसा लगता है, कहीं कहीं बोलता है 5,000 टका लीजिए तब राशन कार्ड बनेगा, कहीं 4,000 दाल से मांगता है, इसलिए लोन को नहीं बना पाया है। आपका नाम क्या है? भागीरथ रमानी।
भगत जी बताइए, आप इसी गांव के हैं, तिलगामा के? तिलगामा, द्वारी घाट तिलगामा। ठीक है, तो बताइए क्या क्या समस्या है भगत जी? समस्या तो है सर, देखिए हम लोग का यहाँ चापाकल का बहुत जरूरी है। और चापाकल में जैसे रमानी टोला में एकदम एक ही चापाकल है, उसमें लड़ाई झगड़ा सब होते रहता है, एकदम इतना दिक्कत, कभी खराब हो जाता है 2 दिन 3 दिन तक दिक्कत हो जाता है पानी का। चापाकल का बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जो है कृषि लोन हम लोग लिए थे 8-10 आदमी, उसमें भी दलाल चमचा सब हम लोग को लूट लिया, आधा पैसा वहीं खा गया। सरकार से निवेदन है कि माफ़ किया जाए। कितना लोन लिए थे आप? हम लोग लिए थे 46,000 के आसपास में। आपको मिला कितना? वही 16-17 हजार मिला था। 46,000 में 17,000 मिला? हाँ, कहाँ से लोन लिए थे आप? लालमटिया बैंक से। तो बैंक वाला कर्मचारी कितना नहीं, लोन दिया आपको? वो दिया था, लेकिन जो साइड से चमचा था वो लोग खा गया था मेरा, हम लोग का। नहीं नहीं, वो हम ये पूछना चाहते हैं कौन सा बैंक था? ग्रामीण स्टेट बैंक। स्टेट बैंक। तो स्टेट बैंक में जैसे आपको लोन दिया गया, तो वहाँ बैंक वाला कितना पैसा दिया आपको? बैंक वाला तो दिया था, कितना? पूरा दिया था 35-40 में 35 दिया था। 5,000 रख लिया था कि मैंने जो है इंश्योरेंस होगा आप लोग का। अच्छा। और 35 में जो बोला चमचा सब, ये आप लोग का जो माफ़ किया जाएगा पैसा, ऐसे वैसे फसला के मतलब। कौन कौन हैं? कौन कौन लिया आपसे? लिया तो था वो नाम रिजाउल था, और था मजरूल अंसारी। कहाँ का है वो? एगो केंदवा का है, एगो यहाँ का था गोड़िया का। वो आपसे पैसा लिया? आपने किसी से शिकायत नहीं की? किए थे, केस उस किए थे हम लोग। हाँ। ठीक है। हाँ। तो कुछ पैसा लास्ट में थोड़ा बहुत घुमाया था। हाँ। इतना झंझट की जगह ऐसे वैसे करके। हाँ। कुछ पैसा थोड़ा बहुत लुटाया था। तो उन लोगों को क्यों पैसा देना पड़ा आपको? आप जो फॉर्म भरे होंगे लोन के लिए, क्या प्रक्रिया होती है उसकी, क्या क्या किया, कैसे लिया? वो लोग बोला कि आप लोग का लोन माफ़ किया जाएगा। ठीक है, सरकार मैंने इसी तरह का ही लोने है, लेना ही पड़ेगा। तो हम लोग का भी जरूरी था कुछ, इसलिए हम लोग लिए, यही बात है। और उससे जरूरी चापाकल का भी है हम लोग का रमानी टोला में। लोन में गड़बड़ी होती है इसका मतलब। ठीक है। और आप बताइए, आपका नाम क्या है? लालजी मरांडी। लाल जी, क्या करते हैं लाल जी भाई? मजदूरी करते हैं, राजमिस्त्री वाला। राजमिस्त्री का काम करते हैं। हाँ। तो आप तो गांव के बहुत ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए हैं, तो क्या क्या समस्या है यहाँ लोगों को? आप लोगों को बेसिकली क्या समस्या आती है? समस्या है, मेरा देखने से बहुत समस्या है। मतलब कि पानी का बहुत गड़बड़ है। खेती बाड़ी करने के लिए तालाब भी नहीं है बिहार में, कुआं वाला तालाब, पोखर तालाब नहीं। पोखर तालाब तो है ही, लेकिन वर्षा नहीं है होने के कारण मतलब पानी नहीं रह पाता है। अच्छा। कहाँ से रहेगा, वर्षा ही नहीं होता है, इसलिए तालाब तो नहीं है, कुआं तो इसलिए। तो क्या आपको लगता है कि सरकार से क्या मांग करेंगे आप? मांग करेंगे तालाब होना चाहिए, नहीं तो कूप, बोरिंग होना चाहिए, बोरिंग। अच्छा। हर बिहार में बोरिंग होना चाहिए, स्टेट बोरिंग, ताकि हम लोग खेती कर पाए। खेती बिना से हम लोग नहीं जी पाएंगे हम लोग। आपको एक बात बताइए, आपके बगल में, आपके बगल में जो है वो ललमटिया का कोयला खान है। तो इस कोयले खान के चलते भी पानी सूख जाता है क्या? कि ऐसी कोई बात है क्या? पहले पानी रहती थी, अब खत्म हो गया, ऐसा कुछ है क्या? हाँ है, कोयला खदान से भी मतलब पानी सूख जाती है। इसके बाद रेल लाइन यहाँ गड्ढा हो गया है, पूरा खन दिया है कहलगांव लाइन से, उसमें से भी खींच लेती है। इसके बाद बारिश भी नहीं होता है, इसलिए से पानी बहुत कम हो गई है। इसलिए पानी का मुख्य समस्या है ना? जी हाँ। और स्कूल वगैरह, पढ़ाई वगैरह की क्या स्थिति है यहाँ? पढ़ाई तो जो भी स्कूल है तो अच्छे ही चलता है। जब चित्रकुटी का तमीजुद्दीन मास्टर तो अच्छा ही पढ़ाई होती है मतलब। इसके बाद जी, अगल बगल में स्कूल है तो उधर भी चला जाता है बच्चा सब। अरे यहाँ भी अच्छा पढ़ाई होता है, पढ़ाई नहीं होता है ऐसा बात नहीं है। स्कूल ठीक है, लेकिन मुख्य समस्या जो है वो पानी की समस्या है। पानी की समस्या खेती के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? बैजनाथ सोरेन। बैजनाथ जी, एक बात बताइए, गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं यहाँ के? पैसा कमाने के लिए, या फिर जो जीविकोपार्जन करते हैं, यहाँ जो घर गृहस्थी चलती है, वो मुख्य रूप से क्या है? उपार्जन का साधन क्या है? यहाँ उपार्जन का साधन कुछ नहीं है। ज़्यादातर यहाँ खेती करने में ही सबसे ज़्यादा व्यक्ति लगे हुए हैं। यहाँ का उपार्जन मात्र वही है। ज़्यादा विशेष में से नौकरी करने वाला भी लोग नहीं है, विशेष पराया है खेती करने वाले हैं।
यहाँ पर। तो खेती जो करते हैं आप, तो खेती में क्या इतना उपज हो जाता है कि आप खुद खाएं और कुछ बेचते भी होंगे? हालांकि बेचने के लिए तो उतना बेचते नहीं हैं, क्योंकि बाल बच्चा अधिक है, बेचने से क्या खाएंगे फिर। इसे लोग 1-2 टका के लिए फिर कहीं मजदूरी भी करते हैं, यही सब समस्या है। और विशेष समस्या क्या है, यहाँ चबूतरा नहीं है। चबूतरा तो होना अनिवार्य है, कोई बाहर से भी आते हैं तो बैठाने उठाने के लिए भी दिक्कत होते हैं, यही सब दिक्कत है। और प्लस इंदिरा आवास में भी दिक्कत है। इंदिरा आवास में जैसे मंजूर हुआ, अब तो बालुए का रेट सबसे ज़्यादा है, तो इंदिरा आवास कैसे बनेगा, यही सब समस्या है। तो सरकार से आप क्या चाहते हैं, क्या कुछ करे जो यहाँ के लोगों की स्थिति कुछ ठीक ठाक हो जाए? ताकि सरकार हम लोगों को देखे, उचित रेट में दे, पैसा कुछ हुआ आगे बढ़ा के कुछ दे, ताकि बना सके लोग, ताकि इंदिरा आवास, हाँ, ताकि उसमें बिचौलिया लोग भी ना लगे, ताकि अपने से भी बना सके। हमारे साथ कुछ युवक लोग भी बैठे हैं, ठीक है, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई? रोहित रमन। रोहित जी, क्या करते हैं आप? हम तो ऐसे पढ़ाई करते थे, अभी फिलहाल छोड़ दिए, बाहर में काम करते हैं। क्या काम करते हैं आप? ऐसे कंपनी में। कहाँ? यहाँ सूरत। नहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं। अच्छा, कहाँ काम करते हैं? सूरत में। तो यहाँ क्यों नहीं रहते हैं? यहाँ पे कोई काम काज नहीं है। तो हम लोग के जो मेरे पापा जो हैं वो किसानी भी करते हैं और मजदूरी करते हैं, कोयला ढेलते हैं, कोई सरकार द्वारा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या किया जाए। सरकार कहती है कि स्किल डेवलपमेंट करेंगे और कहती है कि हम कई तरह की यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं जिसके कारण कि आप खुद रोजगार लगा सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों की जानकारी है? जानकारी है, लेकिन यहाँ पे तिलगम्मा गांव तक पहुँचता नहीं है सरकार द्वारा जानकारी, तो हम लोग कैसे पता चलेगा। यहाँ पे जानकारी नहीं। आप यहाँ कितना दिन रहते हैं, कितना बाहर रहते हैं? हम तो फिलहाल अभी साल भर से रहते हैं बाहर में। उससे पहले हम ITI छोड़ दिए पैसा की कमी के कारण, क्योंकि घर में पापा का पैर भी डैमेज है, कोयला ठेल देते थे, पैर डैमेज हो गया है, तो कुछ नहीं कर पाता है। इसी की वजह से हमको बाहर जाना पड़ा काम करने के लिए, सरकार द्वारा सपोर्ट नहीं मिलता। इसलिए किस तरह का सपोर्ट चाहते हैं आप? जैसे कोई भी चीज़ आता है सरकार द्वारा, कोई भी काम ध्यान नहीं देता है, वैसे वगैरह। जैसे इसलिए हम लोग नज़दीक में है तो कोई काम काज नहीं देता है, ध्यान नहीं देता है, खासकर रवानी टोला में। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। हमारे साथ एक हंसता खेलता युवक है, एक युवा है हमारे साथ, और हमसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, वीरेंद्र मुर्मू। वीरेंद्र जी, क्या करते हैं आप? जी, कुछ नहीं कर रहे हैं अभी तो। आपकी पढ़ाई लिखाई? जी हाँ, पढ़ाई होगी। कितनी दूर पढ़े हैं आप? ग्रेजुएशन की है। किस चीज़ से? मैकेनिकल इंजीनियर से। ये मैकेनिकल इंजीनियर आपने कहाँ से किया है? उड़ीसा से। उड़ीसा से? जी। अच्छा, फिर उसके तो बाद सरकार की योजनाएं, आप यहाँ गांव में रहते हैं, आपका कंप्लीट हो गया है जी हाँ। ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे इंजीनियर आप बन चुके हैं, अब यहाँ पे आप गांव आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या कमी है इस गांव में और क्या करना चाहिए सरकार को? इस गांव में तो बहुत समस्या है, और सिर्फ इस गांव का ही नहीं बात करेंगे, अगल बगल के जितना भी गांव है सब लोगों की बहुत समस्या है। सबसे मूलभूत जो सुविधा मिलनी चाहिए लोगों को वो नहीं मिल पाती है। यहाँ तो देख रहे हैं कि करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर देखा जाए तो लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री आवास का जो आवंटन होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा बंदरबाट हो जाता है पैसे का। सबसे ज़्यादा तो बिचौलिया उस पर हावी है। हम तो चाहेंगे सरकार से अगर इससे भ्रष्टाचार को अगर रोक सके तो रोके, और हम चाहेंगे कि जो आवंटन होता है जो सही तौर पे जो उसका क्या बोलते हैं हकदार आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो लोगों को मिलना चाहिए। अभी भी बहुत सारा आप जाइएगा गांव में ऐसे मिलेगा, झोपड़ी में कोई रह रहा है, कोई पुआल का छप्पर लगा के रह रहा है, लेकिन वो लोगों को वो घर नहीं मिल रहा है। हम चाहेंगे कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए, और जिन लोगों को नहीं मिला है वो लोगों को सबसे पहले मिलनी चाहिए। सरकार ये दावा करती है कि भाई हम सबको आवास देंगे, तो आपको क्या लगता है कि अभी तक ग्राउंड लेवल पे ये दावा कितना सच निकला है? अभी फ़िलहाल तो जहाँ तक हो रहा है तो अच्छा ही काम हो रहा है, लेकिन इसमें अगर वास्तविकता बताया जाए, आपको पहले बता दिया कि बिचौलिया का बहुत ज़्यादा हावी है, और वो लोगों को जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा वो लोगों को नहीं मिल पाता है। करप्शन, घूसखोरी, उसमें वो लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है, और जितना का आवंटन होता है उस हिसाब से वो लोग अपना घर का निर्माण नहीं कर पाता है, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत बात है। ओके,
और यहाँ पे आप आए हैं, रोजगार यहाँ के युवा क्या करते हैं, आप ये बताइए। यहाँ के युवा तो अधिकतर बेरोजगार ही है, उसमें हम भी हैं। वैसे कोई रोजगार का साधन नहीं है, और रोजगार का साधन में नहीं है, और सरकार की तरफ से भी इस मामले में कोई वैसा कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है। फॉर्म आप अप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद 2 साल 3 साल के बाद एग्ज़ाम होता है। वो एग्ज़ाम लेने के बाद भी अभी रिजल्ट निकलेगा, अगर आपका उसमें ज्वाइनिंग हो जाता है तो आप ये सिक्योर मत हो जाइए कि आपका उसमें ज्वाइनिंग हो गया तो आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा। अभी कुछ दिन के बाद ही अभी यहाँ देख रहे हैं कि शिक्षक बहाली जो हुआ था, वो लोगों का शिक्षक बहाली इतना कष्ट करने के बाद वो लोगों का बहाली हुआ था, और उसके तुरंत बाद हाईकोर्ट की तरफ से एक आदेश दे दिया गया और सब लोगों का नौकरी ख़त्म हो गया। तो रोजगार के मामले में यहाँ की सरकार, यहाँ के प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। और फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पे सब जगह के जितना भी हम जहाँ रहते हैं यहाँ पे अफेक्टेड एरिया है ईसीएल से। हमारा यहाँ पे एनटीपीसी कहलगांव से भी अफेक्टेड एरिया है, हमारा एनटीपीसी फरक्का से भी अफेक्टेड एरिया है, अडानी पावर प्लांट से भी अफेक्टेड एरिया है। मतलब आप समझ लीजिए कि गोड्डा जिला में या गोड्डा जिला से रिलेटेड जितना भी वैसे कंपनी चल रही है तो उससे सब चीज़ से मतलब कि तेलंगाना का अफेक्टेड है। तो उसलिए भी और बोलेंगे कि जैसे लोकल में भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो रोज़गार दिया जा सकता था लोगों को, यहाँ पे जितना भी नौजवान है वो लोग भी रोज़गार दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे वैसा कोई है नहीं। यहाँ पे कर दिया है कॉर्पोराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। जितना भी है कंपनी बाहर की आती है, और बाहर की कंपनी जितना भी यहाँ पे आ करके बोलती है कि नहीं हम तो हायर करेंगे या काम पे रखेंगे यहाँ का लोकल लोगों को, बोलेगा कि 75% लोकल मेरे यहाँ पे काम करेंगे, लेकिन लोकल में यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, ग्राउंड में वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जितना भी काम करने के लिए आप जाइएगा, एक गार्ड तक को भी देखिएगा ना, वो कहीं आया एमपी से आया हुआ है तो कहीं कर्नाटक से आया हुआ है। एक ट्रक ड्राइवर को भी देखिएगा, वो पता चलेगा कि इधर क्या बोलते हैं यूपी से आया हुआ है। लोकल में आपको बंदा नहीं मिलेगा काम करने के लिए, क्योंकि सब प्राइवेट कर दिया है। यहाँ पे जो हम आपको बता रहे थे कि स्ट्रीट लाइट इस अगल बगल के जितने भी गांव हैं, या यूँ समझ लो कि हर जगह जहाँ भी हम ट्रेवल किए हैं, जहाँ भी गए हैं, हर गांव में हर एक पोल में स्ट्रीट लाइट दिया हुआ है। लेकिन इसी गांव का ही एक ऐसा मतलब कि क्या बोलते हैं, ऐसा कहानी है कि आज तक ये स्ट्रीट लाइट लगने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक नहीं लगा है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ लोकल मुखिया जो हम लोगों के हैं केंद्र पंचायत के, वो हमेशा बोलते रहे हैं कि हाँ लग जाएगा लग जाएगा। ये यूँ समझ लिया आप 2-3 साल से इसी तरह को वो टालते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक लगा नहीं है। हम बोलेंगे कि प्रखंड विकास पदाधिकारी और ये भी जो भी अपर जो है वो लोगों को भी बोलेंगे कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाने का क्या बोलते कोशिश किया जाए। और साथ ही और एक चीज़ और एक मुद्दा पर भी हाईलाइट करना चाहेंगे। इसमें क्या है कि एक तो आपको बता दिया कि स्ट्रीट लाइट यहाँ पे लगानी है, और दूसरा यहाँ की जो जल मीनार जो है तो सोलर पंप जो लगता है हर एक गांव में सोलर पंप का जो बनना था वो बन गया, और वहाँ पे लोगों को पानी का सप्लाई भी दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं है, वो भी नदारत है। ग्राउंड में आप कहीं पर भी देख लीजिएगा, आपको एक भी चापाकल पे वैसा कोई वाटर पंप या सोलर पंप कहीं कोई नामो निशान नहीं देखने को मिलेगा। इस तरह की जो समस्याएं हैं इसकी आवाज़ लोग उठाते हैं, या जनप्रतिनिधि जिसको कि एमपी एमएलए कहते हैं, आप चुन के यहाँ से भेजते हैं, वो लोग आते हैं यहाँ पूछने के लिए? जी नहीं, कभी नहीं। जनप्रतिनिधि तो कभी आते ही नहीं है, और आते भी होंगे तो ये सब आवाज़ क्या बोलते हैं, ये सब मुद्दा उन लोगों के लिए कोई खास मायने नहीं रखता है। वो लोगों को तो बस अपने वोट से मतलब रहता है। 5 साल के बाद आएंगे, वोट करेंगे, जीतेंगे, चले गए। और उसमें अगर वैसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि कोई अपने तरफ से कोई ठोस पहल भी ना करें कि रोजगार का सृजन हो सके, उस मामले में हम तो बोलेंगे कि वो लोग कुछ पहल नहीं करते। चलिए ठीक है, हम कोशिश करेंगे ये जनता के जो जनप्रतिनिधि हैं उन तक ये आवाज़ पहुँचे, अगर वो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। और निश्चित रूप से हम ये आग्रह करेंगे कि इस तरह की कोई आप आइए, कम से कम गाँव में आइए, लोगों से पूछिए कि क्या स्थिति है। नहीं तो सिर्फ वोट के समय ज़रूर आपसे पूछा जाएगा कि हमने जो वोट दिया था उसका क्या हुआ, उसका क्या आपने फ़र्ज़ अदा किया। हम एक बात करते हैं, इस यहाँ पे जो गांव में लोग बैठे हुए हैं किसान हैं, और इस किसान से रिलेटेड जो लोग हैं, तो इधर सरकार ने 3 बिल पास किया है।
3 बिल पास किया है सरकार ने, तो हम ये पूछना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप कैमरा को पीछे हटाया जाए और ताकि सबकी तस्वीर आ जाए एक बार। हम ये चाहेंगे, आप लोग ये बताइए कि इधर 3 बिल पास हुआ है, 3 बिल के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, आप लोग जानते हैं इधर इधर क्या अधिनियम पास हुआ है? नहीं जानते हैं। आपको पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि हमको 3 पता- बिल क्या पास किया है सरकार ने? हमको भी पता नहीं है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, बताता हूँ ये 3 बिल क्या है। पहले क्या होता था? पहले होता था कि जो किसान थे, यहाँ के जो आप किसान हैं, मान लीजिए आप अन्न उपजाते हैं, तो आप अपने अन्न को यहाँ की मंडियों में बेचा करते थे, हटिया में बेचा करते थे। ठीक है, वो हटिया में बेचने के लिए आप स्वतंत्र थे और आप बाहर नहीं बेचते थे। कहीं जैसे मान लीजिए झारखंड का किसान बंगाल में नहीं बेच पाता था, झारखंड का किसान बिहार में नहीं बेच पाता था। अब सरकार ने इस चीज़ को हटा दिया है। सरकार ये कहती है कि अब आपके लिए पूरी दुनिया का मार्केट फ्री हो गया है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर ये भी हम कहें कि जो बाहर कंपनियां हैं वो कहीं से भी किसी भी किसान से देश भर में बिना रोक टोक के अनाज खरीद सकता है। कोई भी कंपनी खरीद सकती है आके। पहले कंपनियां खरीदती थी तो उसके लिए मंडी जाना पड़ता था। मंडी में जो भाव मिलता था उसमें आपको जो भाव अलग मिलता था, मंडी वाला कमीशन अलग लेता था, और उन सब कमीशन को जोड़ के उन लोगों को, जो कि कंपनी होता था, उन लोगों को ज़्यादा रेट में मिलता था। अब जब आपसे डायरेक्ट खरीदेगी कंपनी तो वो कम रेट में खरीदेगी कि ज़्यादा रेट में खरीदेगी? ज़्यादा रेट में। नहीं, आपसे। हाँ, आप जैसे कि मान लीजिए, आप बिल को समझिए। पहले क्या होता था भाई, हम चाहेंगे कि इधर ध्यान दीजिए आप लोग भी। अब पहले क्या होता था कि बढ़िया से समझिएगा, पहले क्या होता था कि हम अगर अपने घर में अनाज पैदा किए तो हम जैसे कि जिला में, गोड्डा में, मंडी में बेचते थे। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए बाहर की कंपनी आएगी और अनाज खरीदेगी तो वो मंडी जाना पड़ता था उसको। ठीक है, तो मंडी में तो रेट ज़्यादा मिलता था। कैसे? किसान को उसको थोड़ा पैसा देना पड़ता था, उसको कमीशन मंडी वाले को देना पड़ता था, राज्य सरकार का कमीशन था, बिचौलिया का कमीशन था, तो कंपनी को ज़्यादा रेट में मिलता था। एक तरह से कंपनी के सहूलियत के लिए उन चीज़ों को, बंदिशों को ख़त्म कर दिया गया कि कंपनी डायरेक्ट किसानों से माल खरीद सकती है, कहीं से भी खरीद सकती है। तो एक बात बताइए, और एक समर्थन मूल्य होता है किसान का समर्थन मूल्य। किसान आपका, जैसे आप अनाज पैदा करते हैं तो अगर मंडी में आपके कम कीमत पे मिलता है तो सरकार ये कहती है कि हम एक स्टैंडर्ड कीमत देंगे आपका। कभी ऐसा होता है सरकार खरीदने आती है आपका धान? नहीं, कभी नहीं आए हैं। हम लोग तो जो भी आता था वो बाजार उजार से बनिया सब उसी को देते थे, कम रेट में। रेट नहीं मिलता था। आज जहाँ गोदाम है वहाँ तो नहीं ले जा पाते हैं। अरे 10 किलो 15 किलो बेचेंगे तो कैसे ले जाएंगे उतना से? इसलिए वो लोगों को दे देते थे और कम रेट मिलता था। मजबूरी में देना पड़ता था। दूसरा जो सरकार, बताइएगा आप, ये दूसरा कानून मैं बता रहा हूँ आपको क्या है। पहले होता था कि जो सेठ साहूकार होता था, पहले अनाज को एक ज़्यादा लिमिट से वो जमा नहीं कर पाता था। ठीक है, एक ज़्यादा लिमिट से जमा नहीं कर पाता था, उस पर कानून लगाया जाता था कि तुम कालाबाजारी करते हो। सरकार ने ये नियम हटा दिया है, मतलब कि अब कोई भी आदमी आपका अनाज खरीद के वो आराम से जमा कर सकता है, उस पर सरकार कुछ नहीं करेगी, कोई उस पर छापेमारी नहीं होगी। तो इस कानून को आप कैसे, किस तरह देखते हैं? नहीं समझ। पहले क्या होता था? पहले होता था कि जो एक कानून था सरकार का, उसमें होता था कि जो व्यापारी लोग होता था वो एक लिमिट से ज़्यादा अनाज को जमा नहीं कर पाता था। ठीक है, ये इसीलिए बनाया गया था कि आपसे सस्ते, जैसे मान लीजिए आपने धान उपजाया, अभी आपको बेचने की ज़रूरत है। ठीक है, और फिर आप क्या करते थे कि उसको बेच देते थे और वो रख लेता, और जब आपको ज़रूरत होता था तो वो धीरे धीरे निकालता था, ज़्यादा कीमत पे धान को बेचता था, चावल को बेचता था।
करता था। अब क्या किया है सरकार ने, वो जमा करने का जो स्टॉक की जो लिमिट है वो खत्म कर दिया है। तो इससे क्या होगा ये बताइए। ये तो मेरे ख्याल से अच्छा है लिमिट ख़त्म करना, और लेकिन रेट को सही पोजीशन पर रखना, उसका ये सरकार इसको क्या कहते हैं, कब्जा बनाए रखे। इनका कहना है, इन्होंने जो कहा कि ठीक है, आपने अगर लिमिट खत्म किया तो ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप इस पे भी नजर रखिए कि जिस जमाखोरी के कारण ज्यादा रेट कर दिया जाता था, कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया जाता था, एक अनावश्यक रूप से, जबकि वो उतनी कमी नहीं थी अनाजों की, और साहूकार उस अनाजों को गोदाम में जमा करके एक कहिए तो अभाव की स्थिति पैदा की जाती थी, जिसके कारण कि रेट बढ़ जाता था। तो इनका कहना है कि वो रेट ना बढ़े, सरकार इस पे भी ध्यान दे। आइए हम इनसे बात करते हैं, युवा कुछ बोलना चाह रहे थे। आप बताइए वीरेंद्र जी, आप ये बताइए कि ये जो सरकार ने ये जो लिमिट खत्म किया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसको तो हम देखेंगे कि एक कृत्रिम जमाखोरी, और ये समझ लीजिए कि महंगाई को बढ़ाने का एक अच्छा साधन है, एक अच्छा जरिया हम बोलेंगे कि ये इसलिए बोलेंगे कि जैसे कि अगर कहीं पे किसी फसल का उत्पादन होता है, अगर उस उत्पादित फसल को अगर कहीं आप स्टोर कर देते हैं, जैसे कि पहले वैसा नहीं था कि आप स्टोर नहीं कर सकते थे, जो जरूरत के सामान है उसको आप स्टोर नहीं कर सकते करते थे, एक लिमिट तक लिमिट था। हाँ। अब लिमिट था तो वो अब लिमिट खत्म कर अब दिया लिमिट गया। खत्म कर दिया। अब उसमें से जो बिजनेसमैन है, जो प्राइवेट कंपनी है, वो तो अपने हिसाब से गोडाउन बना करके सबको स्टोर कर देगी। अब जो एक एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि प्याज का दाम अगर अभी हमको मार्केट में 20 रुपया मिल रहा है, तो जो उस प्याज को स्टोर कर रखा हुआ है, अगर बोल दे कि अगर 1 मीट्रिक टन अगर वो प्याज को स्टोर कर रखा हुआ है, तो फिर मार्केट में प्याज नहीं मिलेगा। प्याज मार्केट में नहीं मिला तो डेफिनेटली उसका दाम बढ़ेगा। अब वो जो 20 रुपये का प्याज अभी मार्केट में 50 रुपये का पहुंच चुका है, तो डेफिनेटली अब वो निकालेगा, बोलेगा कि यही सही टाइम है, सही मौका है कि हम प्रॉफिट ज़्यादा कमा लें। तो जो प्याज आपको 20 रुपये मिल रहा था, अब वो स्टोर करने के बाद वही प्याज आपको 50 रुपया मिल जाएगा। तो यूँ समझ लीजिए कि एक क्या बोलते हैं, कृत्रिम महंगाई को लोगों के ऊपर थोप दिया जाता है। तो आपको ये क्या लगता है कि ये किसानों के नाम पे कहीं कॉरपोरेट जगत को ये फायदा पहुंचाने की सरकार की छुपी हुई मानसिकता तो नहीं है? जी जी जी, हम तो पूरी तरह से बोलेंगे इसमें कि जितना भी कॉरपोरेट जगत है, वो लोग पूरी तरफ से सरकार के ऊपर हावी हो चुकी है। और जितना भी ये बिल वगैरह लाया जा रहा है, ये सरकार का बिल नहीं है, ये कॉरपोरेट सेक्टर का बिल है, और कॉरपोरेट सेक्टर के लिए ही ये बिल है। एक बड़ा बहुत ही एक ज़बरदस्त बात इन्होंने कही कि जो सरकार चाहती है, सरकार ने जो 3 बिल जमा किया है, 3 बिल को पास किया है। पहला बिल है कि किसान फ्रीली कहीं भी उनके लिए जो मार्केट है वो फ्री हो गया है। अगर इसको कॉरपोरेट के नज़रिए से देखें तो पहले अगर किसी कॉरपोरेट को कोई अनाज खरीदना पड़ता था एक बहुत ज़्यादा, तो जैसे कि मान लीजिए झारखंड में अनाज पैदा होता है या पंजाब में अनाज पैदा होता है, तो अगर किसी कॉरपोरेट को अनाज खरीदना होता था तो वो कहाँ जाती थी? वो एक किसानों से तो अनाज खरीदती नहीं थी। किसान कहाँ जाते थे? किसान मंडी में जाते थे। मंडी में क्या होता था? मान लीजिए कि 100 रुपये का अनाज है तो पहले किसान को तो 100 रुपया दे दिया जाता था। अब अगर 2% का होता है तो मंडी वाले टैक्स लेते थे, तो हो गया 12.5 रुपया हो गया या 102 रुपया हो गया, और कुछ 7.5% या 7-8% लेता था मंडी वाला। इसमें राज्य सरकार का कमीशन होता था, मंडी का कमीशन होता था। तो कुल मिला के इन सभी टैक्स को जोड़ा जाए तो जो कॉरपोरेट को अगर खरीदना होता था अनाज, तो वो ज़्यादा कीमत में मंडी में उपलब्ध होता था। कि कहीं ग्रामीणों के ये भी एक मानसा कहना है, अभी जो वीरेंद्र जी से बात हो रही थी, वीरेंद्र जी इन्होंने कहा कि हमको लगता है कि ये किसानों के नाम पे, सरकार किसानों के नाम पे कॉरपोरेट हाउस को
फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। सरकार कह तो रही है कि किसानों को सुविधा हो जाएगा, किसान घर बैठे पूरा अनाज कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन अगर हम कॉरपोरेट के नज़रिया से देखें तो उनको सुविधा हो जाएगी कि उनको सिर्फ दाम किसान को देना है, न तो अब मंडी वाले को देना है, न राज्य सरकार को टैक्स देनी है, कहीं नहीं देनी है। पूरा इंडिया में कहीं भी कॉरपोरेट जाएगा और उनको सस्ते रेट में सामान मिल जाएगा। एक बहुत बड़ी बात जो है कि अब जब सामान खरीदेगा तो एक कानून और आड़े आ रहा था, वो था कि जमाखोरी का कानून। सरकार इसीलिए जमाखोरी का कानून बनाई थी कि अगर सरकार कहीं भी, अब मान लीजिए कि कोई स्टोर कर लेता है बहुत ज़्यादा और कृत्रिम रूप से उसकी अभाव बाजार में पैदा की जाती थी, जिसके कारण कि उसका कीमत ऊंचा हो जाता था। अब क्या होगा कि वो कितना भी आदमी, कितना भी वो कॉरपोरेट, कितना भी वो साहूकार, कितना भी वो जितना दुकानदार है, वो अगर जमा करे उन अनाज को जिसमें दाल है, गेहूं है, जितनी आवश्यक खाद्य वस्तुएं हैं, उन पे सरकार की कोई बंदिश नहीं है, वो लिमिट छूट दी गई है। तो एक ये भी बात सामने में आई है कि यहाँ आके गांव वालों का भी ये कहना है कि लगता है कि कहीं न कहीं सरकार किसानों के नाम पे ये राजनीति, किसानों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है और किसानों के नाम पे कॉरपोरेट जगत को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है।